कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज केवल ब्राह्मण जातियों से चुने जाते हैं, उनकी कोई एग्जाम नहीं होती। तो ये डेमोक्रेसी कहां है? ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों को बोलते थे कलम कसाई है। ये ब्राह्मण जजेस जो है ये भी कलम कसाई है, कलम का दुरुपयोग करने वाले लोग, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने वाले लोग। तो 3.5% विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर दी है। साथियों, आज जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है और हमारे साथी आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की जानकारी देने के लिए पुलिस के पास गए तो उन्होंने परमिशन नहीं देते ऐसा ओरली बोला। अगर उन्हें सही लगता तो लिखित में देते, लिखित में देते तो हम उनकी वर्दी उतार देते। क्यों? क्योंकि ये भारत में संविधान लागू है और ये संविधान जो है इस जिले में लागू नहीं है क्या? सभी जिले में लागू है। तो संविधान खतरे में है, इस बात का सबूत है। उनकी इतनी मगरूरी कैसे बढ़ी? तो उनकी मगरूरी बढ़ने की वजह यह है कि उन्होंने ईवीएम के द्वारा उत्तर प्रदेश में गुंडाराज शुरू कर दिया है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है, तो सुप्रीम कोर्ट में यही गए थे सुब्रमण्यम स्वामी। अब वो राज्यसभा का मेंबर है, दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का ब्राह्मण। वो सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत और तथ्य दिए तो जस्टिस सदाशिवम ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है ऐसा फैसला दिया। मगर जो भारत का मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, बाबा साहब अंबेडकर उस समय के अपने काल के मीडिया को कहते थे ये धंधा है, ये कोई सूचना जानकारी देते नहीं है, धंधा कर रहे हैं, ये धंधेबाज लोग हैं। तो उन मीडिया ने भारत के लोगों को जानकारी नहीं दिया और उस फैसले में और एक फैसला आया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो चुनाव कैसे करे। एक तो ईवीएम रिजेक्ट होना चाहिए था, ईवीएम मशीन रद्द होनी चाहिए थी, और जो पुराना तंत्र था ठप्पे मारकर मुहर लगाकर वोट डालना वो जारी रखना चाहिए था। तो दूसरा फैसला उसके साथ जोड़कर आया कि अकेले ईवीएम मशीन से चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता, इसलिए पर्ची निकलने वाली मशीन यानी वीवीपीएटी सिस्टम लगाई जाए। 2014 में वीवीपीएटी मशीन लगाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मगर कितनी लगाई? 0.33 यानी ½ % भी नहीं लगाई। कितना बड़ा घोटाला ये। यानी 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और विदाउट वीवीपीएटी के चुनाव कराए गए और 2014 में घोटाला किया गया। तो ईवीएम मशीन पर
कांग्रेस और बीजेपी के लोग कुछ आपसी समझौता कर लिए हैं। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के लोगों को ऊपर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इनको जितवाया, चुनाव आयोग इनके हाथ का खिलौना बन चुका है, ये जो आरोप लगाया, तो कांग्रेस के लोग नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर गए और आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत, उसके साथ गुप्त मीटिंग किया और गुप्त मीटिंग में तय हुआ कि हमने 2 बार घोटाला किया है, ये जनता को मत बताओ, बल्कि आप एक बार ईवीएम घोटाला करो। तो बीजेपी के लोग बोले आपने 2004 2009 में ईवीएम घोटाला किया और हमको एक ही बार ईवीएम घोटाला करने के लिए कह रहे हैं, हम भी 2 बार करेंगे। जो आरएसएस के बीजेपी के लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो लोग डाकू हैं, डकैती डाला लोगों की ऑटो पर, और 2014 और 2019 में ईवीएम मशीन से घोटाला करके सत्ता में आए। आपसी समझौता है। 2019 में चुनाव आने के पहले और एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। भारत मुक्ति मोर्चा एवं भामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके ही चुनाव जीता जाता है, तो वीवीपीएटी क्यों नहीं लगा रहे हो? अपने ही फैसले पर अमल चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला सुनाया कि वामन मेश्राम कहाँ गलत है, चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके जज ने पूछा क्यों नहीं लगा रहे हो वीवीपीएटी? इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की हमारे ऊपर। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहे वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए। 2017 में 24 अप्रैल इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वामन मेश्राम जी के समर्थन में कि इनकी बात जायज है, और नरेंद्र मोदी सरकार को हिदायत दिया, ऑर्डर दिया कि आने वाली चुनाव में 15 लाख ईवीएम मशीन है तो 15 लाख ईवीपीएटी मशीन लगाओ। 2019 में चुनाव हुए, वीवीपीएटी लगा, यानी पर्ची निकलने वाली मशीन लगी। अब पर्ची का क्या संदर्भ है? आंकड़े का कोई भौतिक सत्यापन नहीं है। जैसे पुराने समय में जो वोट डाले जाते थे उसका भौतिक सत्यापन होता था, उसके रिकॉर्ड साल भर तक वो मतपेटी में जो डाले गए वो रिकॉर्ड मौजूद होते थे, मगर इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े का कोई भौतिक सत्यापन नहीं होता। ईवीएम मशीन में आंकड़े हेरा फेरी की जा सकती है, गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो साथियों, वीवीपीएटी के साथ 2019 में चुनाव हुआ, ये वामन मेश्राम जी के कारण हुआ, मगर जब वामन मेश्राम जी जीत गए सुप्रीम कोर्ट में तो बीजेपी के लोगों को खतरा महसूस हुआ और बीजेपी के लोगों ने फिर दोबारा कांग्रेस वालों को बुलाया, गुप्त मीटिंग किया और उनको कहा कि अब नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। कांग्रेस वालों ने कहा होगा अरे हमने तो आपको कहा है आप 2 बार घोटाला करो। तो बीजेपी के लोगों ने कहा अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वीवीपीएटी भी 100% लगाओ और 100% गिनती करो। मशीन के आंकड़े और पर्चियों के आंकड़े गिनती कर दी जाएगी, दोनों में अंतर नजर आएगा तो घोटाला अपने आप पकड़ा जाएगा।
तो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी के लोगों ने कहा आप बाहर नाटक करो, हम जज को मैनेज करते हैं और दूसरा फैसला लाते हैं। विपक्ष के लोगों ने डिमांड किया जो पर्चियां निकलने वाली मशीन है उसकी 50% गिनती करो। फैसला क्या आया? 100% का। विपक्ष डिमांड क्या कर रहा है? 50% गिनती करो। और जो कांग्रेस का प्रवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी, वो कोर्ट में दाखिल हुआ और जज के सामने डिमांड रखा 50% गिनती करो, जबकि 100% गिनती करने का ऑर्डर माननीय वामन मेश्राम साहब के समर्थन में आया और जज ने 50% की जो केस थी कांग्रेस के प्रवक्ता की 2% पर्चियां गिनती करने का ऑर्डर दिया। हो गया दोबारा षड्यंत्र। अब जिस जज ने अपने पहले वाले जो जज हैं जिसने मेश्राम साहब के समर्थन में फैसला दिया, दूसरे जज ने अपने जज के खिलाफ दूसरा फैसला दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना नहीं चाहिए। एक जज ने जो पहला फैसला दिया उसके खिलाफ दूसरे जज ने फैसला नहीं देना चाहिए, मगर ऐसा क्यों हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कोर्ट में एक महिला ने जस्टिस गोगोई के ऊपर आरोप लगाया कि जस्टिस गोगोई जो सर न्यायाधीश है इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। संभावना ज्यादा है कि आरएसएस के लोगों ने उस महिला को ऐसा आरोप लगाने के लिए कहा होगा, क्योंकि उस जज की इंक्वायरी दूसरे नंबर का जो जज है जस्टिस बोबड़े, ये ब्राह्मण आरएसएस के, इनके दादा आरएसएस के वकील संघ के संस्थापक अध्यक्ष, यानी ये खानदानी आरएसएस के वर्कर जज बने। जज बनने की प्रक्रिया भारत में कोई एग्जाम देकर नहीं बनते। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज केवल ब्राह्मण जातियों से चुने जाते हैं, उनकी कोई एग्जाम नहीं होती। तो ये डेमोक्रेसी कहां है? ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों को बोलते थे कलम कसाई है। ये ब्राह्मण जजेस जो है ये भी कलम कसाई है। कलम का दुरुपयोग करने वाले लोग, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने वाले लोग। तो जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस गोगोई सर न्यायाधीश की जांच की। उस जांच रिपोर्ट में समझौता हुआ और उस रिपोर्ट का अभी तक कोई दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक नहीं किए हैं। जस्टिस बोबड़े ने उनको निर्दोष सिद्ध किया और उस महिला की जांच जस्टिस पटनायक ने की और जस्टिस पटनायक ने भी उस महिला को निर्दोष घोषित किया। बड़ा गजब का न्याय हुआ। आरोप लगाने वाली महिला भी निर्दोष है और जिसके ऊपर आरोप लगाया वो भी निर्दोष है। तो जज को मैनेज किया, जज का ब्लैकमेल किया और जज का ब्लैकमेल करने के बाद ही 2% पर्चियों का मिलान करने का ऑर्डर आरएसएस और बीजेपी के कहने पर किया। इसके बाद 2019 में बीजेपी चुनकर आई। हम लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि न्यायपालिका ब्राह्मणवादियों के नियंत्रण में है। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। 2019 में जो चुनाव हुआ लगभग 373 ऐसे सीट है जहां पर वोटर्स लोगों की जितनी संख्या है उससे ज्यादा वोट पड़े और 153 सीट ऐसे हैं जहां पर जितनी वोटर्स लोगों की संख्या है उससे कम वोट पड़े और बीजेपी ने ये धांधली कर किया। इसके सबूत चुनाव आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खुद नरेंद्र मोदी 1,87,000 वोट से जीता।
कुल वोटर है 11 लाख, वोट पड़े 12,87,000। अभी यहाँ की जो महिला, अभी यहाँ नगर निगम का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का भी बड़ा आश्चर्यजनक फैसला आया। ये नव भारत टाइम्स की खबर है, 13 मई 2023। ये नव भारत टाइम्स की खबर मेरे पास है, जिसका हेडिंग है कि यूपी निकाय चुनाव रिजल्ट 3,63,000 वोट पड़े और गिने गए 4,87,198 वोट। काजल निषाद की धमकी, ऐसा वो न्यूज में लिखा हुआ है। वोट की संख्या कितनी है? 3,63,000। ये जो चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ और गिनती की गई तो मिले 4,87,198 वोट। आपके उत्तर प्रदेश में ये भी हम घोटाला हुआ, जिसकी बलबूते पर वो 17 मेयर चुने गए। कितना बड़ा घोटाला है ये? घोटाला नहीं है, ब्रह्म घोटाला है। इसमें रीजनल पार्टियों का सुपड़ा साफ और केवल पंडितों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी ही ईवीएम से जीत रही है। ये बात बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मायावती जी का 1 सीट निकला। पिछला जो 2022 का चुनाव हुआ, केवल 1 सीट निकला। सपा बसपा का सुपड़ा साफ किया, महाराष्ट्र की पार्टी का सुपड़ा साफ किया और केवल मात्र 3.5% ब्राह्मण, जिनकी आबादी 3.5% है, वो गांव का प्रधान चुनकर नहीं ला सकते। उनके आज 5 राष्ट्रीय दल कैसे बने? मान्यवर तो कहते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा लगाते ही लोगों को महत्व समझ में आया तो बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। आज वो दर्जा भी खत्म हो गया, मगर बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स को समझ में नहीं आता। ये नहीं कहा जा सकता, उनको इस पर बोलना चाहिए, लोगों को चेतना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, मगर ये कार्य क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण लोगों को साथ रखने से ब्राह्मण लोगों ने सारा रिकॉर्ड बना लिया और न्यायपालिका, सीबीआई, ईडी, इसके डर के मारे बैकवर्ड कास्ट के लोग बोल नहीं रहे। जिनको वोट चाहिए उनको बोलना चाहिए ना, उनको लड़ना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, मगर वो बोल नहीं रहे। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? उनको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, मगर ब्राह्मण, आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने उनके रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर लिए और रिकॉर्ड इकट्ठा करने के कारण वो सभी मुद्दे पर बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं, अन्य दल के लोग भी बोल रहे हैं, मगर ईवीएम घोटाले पर वो बोल नहीं रहे। देखो, भारत का जो संविधान है, वो संविधान एक अकेली पार्टी को निरंकुश करने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपोजिशन पार्टी होना बहुत जरूरी है। निरंकुशता को अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। पहले कैसे होता था? कांग्रेस आती थी, बीजेपी जाता था, बीजेपी आती थी, कांग्रेस जाता था। अब ईवीएम से क्या हो रहा है? ईवीएम से कुछ राज्यों में कांग्रेस को जितवा दिया जा रहा है और केंद्र में बीजेपी बैठ रही है। वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और दोनों दावा कर रहे हैं हमारा भी हिंदुत्व है। तो 3.5% विदेशी ब्राह्मण लोगों ने ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इसका रिजल्ट ये आया
कि अब सभी सरकारी उद्योग कंपनियों को इन 3.5% ब्राह्मणों ने बेच दिया है। अभी किसी को जॉब नहीं मिलने वाला, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? तो उन्होंने ईवीएम के जरिए से जो सत्ता हथिया ली, उन्होंने लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद अभी भी हजारों सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब आया पॉलिसी आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग का जो चेयरमैन है कांत, इस ब्राह्मण ने 2016 में ही डिक्लेयर किया कि भारत सरकार अब किसी को जॉब नहीं देगा। देखो, ओपनली खुले तौर पर कहा कि भारत सरकार अब किसी को जॉब नहीं देगा। भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रेल चलाना, सरकारी उद्योग कंपनियों को चलाना। तो भारत सरकार ना स्वास्थ्य का, ना शिक्षा का, ना रोजगार का जिम्मेदारी लेगा। तो फिर वोट काय के लिए हमको मांगते हो? जब तुम स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हो, तो फिर किस आधार पर वोट मांगोगे? साथियों, उन्होंने सरकारी उद्योग कंपनियों को बेच दिया और आज नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण दिया, एक देश में दो कानून नहीं रह सकते। आज का नरेंद्र मोदी का हेडिंग है, एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। नरेंद्र मोदी वो 2 कानून कौन से हो नहीं बता रहे। इशारे में मुसलमानों को टारगेट करके बोल रहे हैं। हम ही लोग कह रहे हैं कि देश में संविधान का ही कानून चलेगा, मनु का कानून नहीं चलेगा। इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, 50 से चल रहे हैं। अब खुले तौर पर आरएसएस बीजेपी के लोग दूसरा कानून को स्थापित कर दिया जो मनु का कानून है, और इसके तहत बहुजन समाज के लोगों को बेरोजगारी में धकेल दिया, गरीबी में धकेल दिया। इसका कारण ईवीएम मशीन है। तो साथियों, आने वाले समय में क्या करना होगा? ये समस्या तो बोल दी, लोगों को जानकारी तो हम दे रहे हैं, इसका समाधान क्या है? अभी जो राष्ट्रपति है मुर्मू, आदिवासी है, वो जब जगन्नाथ मंदिर में गई तो पंडितों ने उसको गर्भगृह में नहीं आने दिया। राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च पद है, महिला है, उस महिला राष्ट्रपति को पंडितों की इतनी औकात हो गई कि राष्ट्रपति को कंट्रोल करे। इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे कोविंद, इनको तो पंडितों ने धक्के मारकर निकाल दिया था, और उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखा था कि मेरे साथ जुल्म हुआ, और वो 5 साल बेइज्जत रहे और घर पर है, अभी तक वो न्याय नहीं मांग रहे। ये ऐसा ब्राह्मण लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरे कानून को चला रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ था। पंडित नेहरू के समय में नेहरू जी ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को वाराणसी लेकर गए और 200 ब्राह्मणों के पैर धुलवाए थे, और बाजाबता उसके फोटोग्राफ अखबारों में छपकर लाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ये थे जिन्होंने इस घटना का विरोध किया था। अब कौन विरोध कर रहा है? अब तो कोई विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ब्राह्मण लोग मैसेज दे रहे ब्राह्मणों को कि हम लोगों ने संविधान का राज खत्म कर दिया है और मनुस्मृति का राज लाया, राष्ट्रपति को नहीं मान रहे। तो देश में हमारा भविष्य क्या होगा? ये सब ईवीएम के कारण दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो आने वाले समय में लड़ना होगा। इसीलिए दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से
जम्मू कश्मीर तक ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का बहुजन समाज के लोगों को भी मैसेज है और सरकार को भी मैसेज है। वो मैसेज यही है कि अगर 100% ईवीएम है और 100% वीवीपीएटी नहीं लगाते हो, 100% गिनती नहीं करते हो, तो ईवीएम घोटाला तय है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके खिलाफ हम लोग 2024 तक ये ईवीएम भंडाफोड़ 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। माननीय वामन मेश्राम साहब ने घोषित किया कि 5 लाख लोगों का इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय दिल्ली में 5 लाख लोगों का मोर्चा निकालेंगे। लड़ना पड़ेगा, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? ईवीएम के मामले को लेकर भारत बंद करने का ऐलान किया। इसके बावजूद भी वो नहीं मानेंगे तो हमारा संगठन 31 राज्यों में 550 जिलों में 4,500 तहसीलों में है, 1.5 लाख गांव से संगठन का जाल फैला हुआ है। ईवीएम मशीन की संख्या है 15 लाख बूथ है, ईवीएम मशीन 15 लाख है, तो 15 लाख ही तो लोग चाहिए ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए। तो 2024 में ये ईवीएम में गड़बड़ी करके जैसा अब तक किया जा रहा है, आंदोलन करने के बावजूद नहीं मानते हैं, तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। ये मैसेज देने के लिए ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है। माननीय मेश्राम साहब ने नागपुर में ऐलान किया तो कुछ साथियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने उनको संपर्क किया और कहा ईवीएम मशीन फोड़ने से जेल हो सकती है, ईवीएम मशीन फोड़ने से जेल हो सकती है। तो मेश्राम साहब ने कहा कि हम लोग जो संगठन चला रहे हैं ये हमारे लोगों के आजादी का आंदोलन चलाने के लिए चला रहे। अगर गांधी जी अंग्रेजों का विरोध करते करते छोटे हुए कि महान हुए जेल जाते जाते, तो बोले महान हुए। अगर वो महान हुए तो हम लोग जेल में जाते जाते कहा छोटे होने वाले? हम लोग तो एक हमारे लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये आंदोलन चला रहे। जैसे ही मेश्राम साहब ने आंदोलन की घोषणा किया, वह पुणे के नजदीक अहमदनगर जिले में वहां का जो चुनाव था, तो उसने चुनाव के दरमियान वोट डालने गया और ईवीएम मशीन को उठाकर पटकाकर फोड़ दिया। मेश्राम साहब ने कहा हम 2024 में फोड़ेंगे। उसने ऐसा ही ऑनलाइन लाइव देखा तो उसको रहा नहीं गया। उसको पूछा गया, अरे मेश्राम साहब तो बोले 2024 में फोड़ना है, तुमने इतना हड़बड़ी क्यों किया? तो उसने कहा मेरा टेंशन बढ़ गया था, मुझे रहा नहीं गया और मैं वोट डालने के नाम पर गया, ईवीएम मशीन उठाया, पटका के जय मूल निवासी कह के फोड़ दिया। एफआईआर हुआ, उसको कोर्ट में लेकर गए। जज महाशय ने कोर्ट में उस आदमी को पूछा कि तुमने ईवीएम फोड़ा है, तुम आरोपी हो, तुम्हें आरोप मान्य है? उसने कहा मैं आरोपी हूं, ये आरोप मुझे मान्य नहीं है, लेकिन मैंने ईवीएम मशीन फोड़ा ये मुझे मान्य है। जज ने कहा तुम आरोपी कैसे नहीं हो, क्या है तुम्हारे पास सबूत? तो उसने कहा ईवीएम मशीन चोरी करने वाली मशीन है। उसने कहा सबूत क्या है? तो उसने कहा मैंने वामन मेश्राम जी के भाषण सुने। जज ने उसको कहा भाषण सुने हैं, उनके पास आधार क्या है वो जो बोल रहे हैं? तो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का फैसला। जज ने उसको कहा क्या तुमने ये फैसला पढ़ा है? तो उस आदमी ने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी पढ़ नहीं पाता, मगर मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है। तो जज ने पूछा क्या तुम्हारे पास
उस जजमेंट की कॉपी है? तो उसने कहा है। तो जज ने कहा मुझे दिखाओ। जज ने उसको पढ़ा। पैरा नंबर 29 में लिखा है ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। ये लिखा हुआ पढ़ा और जज साहब ने कहा तुम्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। उस जज की समस्या क्या थी? उस जज की समस्या थी सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना ईवीएम में घोटाला होता है, तो मैं कैसा सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ फैसला दे सकता हूं? साथियों, 2024 में दुश्मनों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू किया है। इसलिए अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूं, मायूस और हताश होने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रव्यापी संगठन इस व्यवस्था को ललकार रहा है। वहां 26 जून 2022 को हरियाणा में उन्होंने हमारे कार्यक्रम की परमिशन रद्द की और वहां 144 की धारा लगाई और पंडितों ने फरसा दिखाकर ऐलान किया कि वामन मेश्राम को हम हरियाणा में पैर नहीं रखने देंगे। और वहां उनकी सत्ता थी, उन्होंने कार्यक्रम को रोक लगाया, तो वहां भी उन्होंने रोक लगाया। कानपुर में हमारा राज्य अधिवेशन था वामसेब का, वहां भी एक त्रिवेदी नामक ब्राह्मण ने आपत्ति जताई कि ये लोग बोलते नहीं है, इनके मुंह से जहर उगलता है। उन्होंने आपत्ति लगाई। हम समानता की बात कर रहे हैं और विषमता के समर्थक लोगों की बात मानकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानपुर में हमारी कार्यक्रम को रोकने के लिए 144 धारा लगाई, वहां भी हमें रोका। तो हमने ऐलान किया कि ये हमारे बोलने पर पाबंदी नहीं है, ये संविधान पर पाबंदी है, क्योंकि संविधान हमें बोलने की इजाजत देता है। आर्टिकल 19 के अनुसार अगर ये संविधान पर पाबंदी लगाते हैं तो फिर इतना बड़ा विशाल संगठन चुप कैसे बैठेगा? इसलिए मेश्राम साहब ने 6 अक्टूबर 2022 को ऐलान किया, अब चलो नागपुर आरएसएस के मुख्यालय पर 1 लाख लोगों को, केवल मात्र 1 लाख लोगों को आने के लिए कहा, तैयारी करके आओ। आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर जाते हैं। जैसी ये जानकारी गुप्तचर विभाग के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ब्राह्मणों की सरकार को मिली, तो भारत सरकार ने 183 रेल को बंद कर दिया। उधर जाने वाली ट्रेन बंद, सप्ताह भर के लिए, एक दिन के लिए नहीं, सप्ताह भर के लिए 183 ट्रेन रद्द करवाया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से नागपुर की तरफ जाने वाली, फिर भी इसके बावजूद 4.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए। ये है ताकत, इतना विरोध होने के बावजूद। इसलिए साथियों, ये लड़ाई निर्धारित है, हमारा दुश्मन निर्धारित है। हम लोगों ने तय किया कि हम कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे, क्योंकि मान, सम्मान, स्वाभिमान की अगर आपको जिंदगी चाहिए तो सच बात के लिए आगे आना होगा, बोलना होगा, क्योंकि हमारे पुरखों की लड़ाई है। फुले शो अम्बेडकर ने 108 साल संघर्ष किया, तब जाकर हमको नौकरी का अधिकार मिला, रिजर्वेशन मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को मरने दिया, अपने बच्चों को मरने दिया, तब जाकर हमारे लोगों को उनकी कुर्बानी के कारण अधिकार मिला। शाहू महाराज की कुर्बानी के कारण अधिकार मिला, महात्मा ज्योतिबा फुले के कुर्बानी के कारण अधिकार मिला। तो क्या हम लोग निठल्ले? हमें तो लड़ना होगा। ये हमारी पूर्वजों की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। कितने थे हमारे पूर्वज? 1818 में 500 थे। अगर आपके अंदर तमन्ना नेक है, आपके अंदर ध्येय एक है, आप अपने उद्देश्य के प्रति कर्मठ है, कितने थे? 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव नदी के किनारे, पूना के 30 किलोमीटर आगे
नदी के किनारे, नदी के एक साइड में 500 लोग थे, नदी के उस साइड में 30,000 लोग थे, इधर 500 लोग थे बहुजन लोग, और उधर विदेशी ब्राह्मण, पेशवा ब्राह्मण थे। बाजीराव ने लड़ाई देखी, 5,000 सैनिकों को लेकर भाग गया, बचे रहे 25,000। 25,000 पेशवा ब्राह्मणों की फौज को 500 हमारे पुरखों ने, 500 लोगों ने बोटी बोटी करके मारा। ये इतिहास है हमारा। हम कोई हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करते, मगर दुश्मन जो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसकी हद हो गई है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है? रेपिंग, हर दिन रेप, गैंग रेप, कट्टे से मार दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट परिसर में गोली मार दी जा रही पुलिसों के मौजूदगी में। धार्मिक आजादी छीन ली गई। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कानपुर सिटी में 500 से ज्यादा पुलिस मौजूद, हजारों की तादाद में। बजरंग दल के लोगों ने क्रिश्चियन चर्चों के ऊपर अटैक करके चर्च को तोड़ डाला। राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी में अगर गुंडों का राज चल रहा है किसी राज्य में तो सरकार को हटा देना चाहिए, दोबारा चुनाव करवाना चाहिए, और दोबारा चुनाव करवाने के कुछ सीमित के लिए राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब अंबेडकर का संदेश याद रखो। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आप लोग सह रहे हो, आप लोग सह रहे हो तो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत के अनुसार आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो। इसलिए ये मूवमेंट को ज्यादा तेज गति से इस जिले में आपको फैलाने के लिए, ये संदेश देने के लिए है। 1400 गांव है आपके जिले में, पीलीभीत में 1400 गांव है। आप लोग इस कार्यक्रम समाप्ति के बाद यूनिट के लोग प्लान करें, योजना बनाए तो 1400 गांव, 4 तहसील है, 1400 गांव है, अलग अलग अपशूट विंग का निर्माण करो। लगभग 90 अपशूट विंग हमने बनाए हैं, और आप हर गांव में जाकर ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन का जो आज आप लोगों को संदेश दिया, जानकारी दिया, इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। ये उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।